नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 24 फरवरी 2026 और आज का डिटेल में न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। आज के वीडियो में जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसमें से एक सवाल की गारंटी होगी, इसलिए होगी क्योंकि सरकार की दो बड़ी पॉलिसीज़ का ऐलान किया गया है। पहली बार एंटी टेरर पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है, जिसको नाम दिया गया है प्रहार। क्या नाम दिया गया है? प्रहार नाम दिया गया। इसके नाम का भी मतलब समझेंगे कि प्रहार क्यों नाम दिया गया है और प्रहार नाम क्या इंडिकेशन है, इस चीज़ को भी ज़रा हम लोग डिकोड करेंगे। इसके साथ में सी राजगोपालाचारी, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो बने थे, उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया राष्ट्रपति हॉल में, लुटियंस की मूर्ति को हटा करके। ये औपनिवेशिक जो संस्कृति और कल्चर अपने देश में स्थापित था, उसके ऊपर में प्रहार माना जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, और इसी के क्रम में ये प्रमुख बदलाव किया गया है। तो सी राजा जी के बारे में हम लोग ज़रा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि बहुत प्रमुख व्यक्तित्व हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के। दक्षिण भारत का गांधी भी इन्हें कहा जाता है। तो ये टॉपिक ज़रा डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा एक और टॉपिक है जिसको कहा जाता है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, NNP। इसका 1.0 वर्जन तो 2021 में लॉन्च किया गया था, लेकिन इसका 2.0 वर्जन अर्थात इसका सेकंड जो वर्जन है वो अभी वित्त मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे भी ज़रा हम लोग देखेंगे। शुरू करते हैं। देखिए पहला टॉपिक क्या है आज का। उससे पहले आपको बता दूं कि अचीवर ग्रुप में अगर आपको शामिल होना हो, 72 BPSC डेली प्रैक्टिस है। ये डेली है। अभी तो हम लोग अप्रैल तक मंडे टू फ्राइडे प्रैक्टिस करेंगे, 2 दिन रिवीजन के लिए रखा है, और उसके बाद फिर से मंडे टू सैटरडे प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको फिर कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना बेहतर है ये। कहीं और फिर प्रैक्टिस के लिए जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। तो जिन्हें भी जुड़ना हो अभी ही जुड़ जाइएगा, काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि जितना डिले करेंगे उतना पीछे का आपका बैकलॉग इकट्ठा होता जाएगा। ठीक है। देखिए पहला टॉपिक क्या है आज का। इंडियाज फर्स्ट काउंटर टेरर पॉलिसी प्रहार। प्रहार पहली बार सामने आया है। प्रहार पॉलिसी क्या है और इसके 7 पिलर्स हैं। 7 पिलर्स के 7 पिलर आपको उसी सीक्वेंस में याद होने चाहिए। प्रीलिम में पूछा जा सकता है क्योंकि पहली एंटी टेरर पॉलिसी है। इंटरव्यू जिनका है तो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत सरकार ने एंटी टेरर पॉलिसी जारी की है, क्या इसकी आवश्यकता है। सबसे पहले तो आवश्यकता क्या है इसका, महत्व क्या है इसका, प्रहार नाम क्या इंडिकेट करता है। तो प्रहार नाम इंडिकेट करता है कि अब हम डिफेंसिव नहीं हैं टेरर के मामले में, अब हमारा क्या है, अटैकिंग पोजीशन है हमारा। अब हम बैठ करके आतंकवाद को रोकने का काम नहीं करेंगे, बल्कि उसको एलिमिनेट करने का काम करेंगे, ख़त्म करने का काम करेंगे, और उसके जड़ तक जाकर के हम बियॉन्ड द बाउंड्री भी जाकर के अटैक कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा दिखाता है कि अब हम डिफेंसिव नहीं खेलते हैं प्रहार में टेरर को लेकर के, बल्कि अब हमारा पोजीशन जो है वो एक्टिव डिटरेंस की तरफ में बढ़ गया है, जिसमें हम आगे बढ़ कर के मुकाबला करेंगे, ना कि झेलते रहेंगे, सहते रहेंगे। ये है प्रहार का मतलब। प्रहार का मतलब होता है अटैक, स्ट्राइक, ये सब प्रहार का तात्पर्य होता है। तो स्ट्राइक कब करते हैं, जैसे 2 तरीके के बैट्समैन आपने देखे होंगे, क्रिकेट में भी देखा, एक डिफेंसिव खेलते हैं, एक खेलते हैं अटैकिंग। एक खेलते हैं रोहित शर्मा के जैसे और एक खेलते हैं राहुल द्रविड़ के जैसे, दोनों में अंतर होता है। तो उसी प्रकार से इसका नाम ये इंडिकेट करता है कि भारत का जो आतंकवाद को लेकर के हमारी साइकोलॉजी थी कि सहते जाएं और उस चीज़ को UN में आवाज़ उठाना, देशों के सामने आवाज़ उठाना, इतना तक सीमित रहे, अब वो पॉलिसी हमने चेंज कर दी है। अब है कि अगर आतंकवादी हमला होता है तो उसका सबसे पहले माकूल जवाब देना और उसको जड़ से ख़त्म करना, भले ही उसके आका जो हैं वो बाउंड्री के बाहर ही क्यों न बैठे हों। ये दिखाता है इस नाम का तात्पर्य। नाम से बहुत कुछ पता चलता है, उसका तात्पर्य यही है। ठीक है। तो ज़रा डिटेल में देखिए कि क्या है ये क्यों लाया गया है, आवश्यकता क्या है, उसको ज़रा हम लोग देखेंगे, फिर महत्व को देखेंगे। केंद्र सरकार ने 23 फरवरी 2026 को भारत की पहली
समग्र आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार को जारी किया। प्रहार का कोई फुल फॉर्म नहीं है यहाँ पर, प्रहार बस नाम है। सेंट्रल गवर्नमेंट अनवील इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव विस्तृत काउंटर टेरर पॉलिसी नेम्ड प्रहार, ये याद रहेगा। यह गृह मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है। यह नीति, प्रहार का अर्थ है आतंकवाद पर निर्णायक प्रहार। यह नीति शून्य सहनशीलता, जीरो टॉलरेंस की नीति पर आधारित है और आतंकवाद के खिलाफ बौद्धिक, समन्वित और पूरे समाज की भागीदारी वाला रणनीति है कि होल सोसाइटी का अप्रोच हमने इसमें शामिल किया है कि आतंकवाद से लड़ने का काम केवल सरकार का नहीं है बल्कि समाज को भी लड़ना पड़ेगा। ये 7 पिलर्स में एक पिलर ऐसा है जहां पर समाज सबसे प्रमुख भूमिका निभाएगी। कौन कौन सी है तो उसे हम देखेंगे। पहले नीति की आवश्यकता को देखिए। भारत लंबे समय से सीमा पार प्रायोजित जो आतंकवाद है, क्रॉस बॉर्डर स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, इस टेररिज्म को स्पॉन्सर किया जाता है हमारे पड़ोसी के द्वारा। ठीक, खासकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में आधुनिक आतंकवाद अब बहुत जटिल हो गया है। इसी साल हमने देखा, पिछले ही साल हमने देखा है कि भाई लाल किला के समीप में बम ब्लास्ट हुआ, वो भी आतंकवादी हमला था। ड्रोन, सोशल मीडिया, क्रिप्टो करेंसी, डार्क वेब, कई सारे जगहों पर जिसमें रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर विस्फोटक, डिजिटल सामग्री का इस्तेमाल बढ़ा है। अब नए प्रकार से आतंकवाद का नया स्वरूप हमें देखने को मिलता है। पहले अलग अलग विभाग अलग अलग काम करते थे, अब एक समग्र और समन्वित नीति होगा। अब कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी होगा, यूनिफाइड एंड कोऑर्डिनेटेड, बहुत ही सुंदर शब्द दिया गया है, समग्र और समन्वित। यूनिफाइड होना चाहिए, अलग अलग मंत्रालय का काम नहीं है आतंकवाद से लड़ना, बल्कि सबको मिलकर के एक दुश्मन से लड़ना है। और कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। कुछ देश आतंकवाद को राजनीति के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके खिलाफ भारत को स्पष्ट रुख अपनाना पड़ेगा। स्टेट पॉलिसी है अपने पड़ोसी देश की टेररिज्म, जहां पर जिहादी तत्वों को बढ़ावा दिया जाता है ताकि कश्मीर में, भारत के अंदर अनरेस्ट पैदा किया जाए, ताकि यहाँ पर अशांति पैदा किया जाए। वो हमसे कन्वेंशनल वॉर में तो कभी जीत नहीं सकते। कन्वेंशनल वॉर का मतलब होता है जहाँ पर सेना से फाइट करती है। ये सम्मानजनक वॉर होता है, उनके भी बहुत सारे शहीद होंगे, हमारे भी बहुत सारे शहीद होंगे। लेकिन इसको बोलते प्रॉक्सी वॉर, भारत के अंदर टेरर को स्पॉन्सर करना, यानी कि छद्म युद्ध वो हमसे लड़ना चाह रहे होते हैं, जिसको धर्म के नाम पर आगे किया जाता है। तो ये उनका स्टेट नीति है, उनकी पॉलिसी रही है इस तरह की। तब हमें उससे मुकाबला करने के लिए थोड़ा सा एक्टिव डिटरेंस की नीति को अपनाना पड़ेगा, आगे बढ़ करके सामना करने पड़ेगा। इसीलिए इस नीति को लाया गया, पहली बार ये नीति लाई गई है भारत सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, उसके बाद से पिलर्स देखेंगे इसके। आतंकवादियों, उनके फाइनेंसरों, टेररिस्ट जो हैं वो, उनको जो फंडिंग कर रहे हैं वो, उनके जो समर्थक हैं, ठीक, फंड, हथियार, सुरक्षित ठिकानों तक पहुंच से पूरी तरह से वंचित कर देना, देश के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर। न केवल अंदर बल्कि बाहर जाकर के भी हमें अगर करना पड़े तो हम करेंगे, जैसे हमने किया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। कई सारे वहाँ के मदरसे जो आतंकवाद के गढ़ बने हुए थे, उसमें सुंदर सुंदर छेद बनाए गए ब्रह्मोस के द्वारा। तो ये जो है, ये हमारी नीति में सबसे बड़ा परिवर्तन है कि पहुंच को पूरी तरह से वंचित करना, ना केवल विद इन द कंट्री बल्कि बॉर्डर पार भी जाकर के हमें करना पड़े तो हम उसको करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। उद्देश्य पूछा जा सकता है, उद्देश्य क्या है? आतंकवाद के रोकथाम के लिए खुफिया आधारित कार्रवाई, समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना, कई सारे हमें कोऑर्डिनेटेड इंटेलिजेंस लेड इंफॉर्मेशन पर भी हमें अटैक करने पड़ते हैं। पूरे समाज की भागीदारी से आतंकवाद का मुकाबला। क्यों? क्योंकि समाज में अगर कट्टरता बढ़ेगी तो आतंकवाद जैसी चीज़ें बढ़ती है। जैसे मुजफ्फरनगर दंगा का आपने नाम सुना होगा, 2012-13 के आसपास, 13 में हुआ था ये। उस एक दंगे का उपयोग करके कई सारे पाकिस्तान के संगठनों ने यहाँ के मुस्लिम जिनके दंगे में घर जला दिए गए थे, उनको ब्रेन वॉश करके उन्होंने आतंकवाद से जोड़ दिया उन्हें। अगर हमारे यहाँ पर जस्टिस नहीं होगा, कानून का शासन नहीं होगा, कट्टरता होगी बहुत ज़्यादा और एक समाज खुद को वंचित महसूस करेगा, तो वो फिर वल्नरेबल हो जाता है। उसको ब्रेन वॉश करना, उसको गलत राह की ओर मोड़ना बहुत आसान हो जाता है।
आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए समाज जितना ज़्यादा टॉलरेंस होगा समाज के अंदर में, उतना ही कम आतंकवादी आपके यहाँ पर पनपेंगे। तो ये भी एक डायरेक्ट संबंध होता है, इसलिए सरकार ने भी इसको रखा है। अब ज़रा पिलर्स देखेंगे तो उसमें एक पिलर आपको दिखाऊंगा मैं। सबसे पहला है रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ टेरर अटैक थ्रू इंटेलिजेंस एंड प्रोएक्टिव मेजर्स, तेज व समन्वित प्रतिक्रिया, स्विफ्ट कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स टू एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस, आंतरिक क्षमताओं को मजबूत करना, इन्हेंसिंग इंटरनल कैपेसिटी, मानवाधिकार और कानून के शासन का सम्मान करना। चौथा क्या रखा गया है? ह्यूमन राइट और कानून के शासन का सम्मान करना। और पांचवा पॉइंट भी उसी से संबंधित है, रेडिकलाइजेशन का मुकाबला करना, काउंटरिंग रेडिकलाइजेशन। कट्टरता तभी बढ़ती है समाज में जब वैज्ञानिक चीज़ों का अभाव होता है, शिक्षा कम हो जाती है और उसके साथ साथ रूल ऑफ लॉ का अभाव होता है। जब कोई देखेगा एक छोटी सी घटना पर किसी के घर को ढा दिया जाता है और बड़ी सी घटना पर उसको फिर माला पहनाकर स्वागत किया जाता है, तो वहाँ पर कट्टरता बढ़ेगी। सच बोलना चाहिए, खुल के बोलने में किस चीज़ का हेजिटेशन। तो इससे कट्टरता बढ़ने से क्या होगा? रेडिकलाइजेशन बढ़ता है समाज में, और रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा, धार्मिक तत्व जो हैं यह मजबूत होंगे, पढ़ाई लिखाई का माहौल कमज़ोर होगा, वैज्ञानिक माहौल कमज़ोर होता है, जिससे खराब राह की ओर युवा निकल पड़ते हैं। ठीक है, इसलिए दो चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रखा गया है। एक है मानवाधिकार, ह्यूमन राइट, एंड कानून के शासन का सम्मान। कानून का शासन का मतलब क्या होता है? जस्टिस। जस्टिस का क्या तात्पर्य होता है? भारत में चोरी करने पर जेल की सज़ा है, तो भारत के लिए जस्टिस क्या हो गया? किसी ने चोरी की तो उसको जेल में डाल दीजिए। सऊदी अरेबिया में है कि रूल है, वहाँ पर कानून है कि चोरी करने पर हाथ काट दो, तो वहाँ के हिसाब से जस्टिस क्या हो गया? उसके हाथ को अलग कर दो। तो ये जस्टिस का मतलब होता है जो उस ज़मीन की, जो उस देश की कानून है उसका पालन करना। जो भी कानून है उसका पालन करना, यही जस्टिस होता है, यही न्याय होता है। तो न्याय में कहीं पर घर ढाने को नहीं लिखा गया है। घर बनाने में बहुत पैसा लगता है, बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, रेडिकलाइजेशन का मुकाबला, वैश्विक प्रयासों के साथ तालमेल, पुनर्वास और लचीलापन, ये 7 इसके क्या रखे गए हैं? 7 इसके पिलर्स रखे गए हैं। रिकवरी एंड रेजिलेंस सबसे लास्ट में रखा गया है, पुनर्वास और लचीलापन भी रखा गया है। इन 7 को याद रखिएगा, ये 7 आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके महत्व क्या है? भारत की पहली समग्र नीति, इससे पहले कोई एकीकृत आतंकवाद विरोधी नीति नहीं थी। शून्य सहनशीलता का संदेश, आतंकवाद के प्रति भारत की दृढ़ता को स्पष्ट करना, आधुनिक चुनौतियों का समाधान, ड्रोन, साइबर और कई सारे जो अभी मैंने आपको बताया केमिकल, न्यूक्लियर, ये सब जो नए नए खतरे उत्पन्न हुए हैं उससे निपटना, मानवाधिकारों का सम्मान करना, वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका को मजबूत करना। भारत अब वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएगा। हम पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि टेररिज्म से लड़ा कैसे जाता है, क्योंकि यूरोप हो, अमेरिका हो, सब एक्सट्रीम टेररिज्म से परेशान हो रहे हैं। सभी जगहों पर यह चैलेंज उत्पन्न हो रहा है। पूरे समाज की भागीदारी, सिर्फ सुरक्षा बल नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग इसमें शामिल होगा, तभी जाके हम आतंकवाद से कंप्लीट मुकाबला जो है वो तभी संभव हो पाएगा। तो ये प्रहार नीति थी। प्रहार नीति के उद्देश्य मैंने आपको स्पष्ट किए हैं। 7 पिलर्स आपको बताए हैं, 7 पिलर के बारे में समझाया है कि क्यों ज़रूरी है, क्यों बनाया गया है, नाम का क्या तात्पर्य है, किस मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है, और भारत की पहली पॉलिसी है ये एंटी टेरर, ये भी बताया है। और ये भी बताया है कि डिफेंसिव से अब हम एक्टिव डिटरेंस की तरफ में बढ़ रहे हैं, यानी कि अब सामने बढ़ कर के हम मुकाबला करेंगे, बियॉन्ड द बाउंड्री भी जाकर के मुकाबला करना पड़े तो वो भी करेंगे, ये भी इसमें कहा गया है। इसे ज़रूर ही याद रखिएगा। ये सवाल आपके मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, प्रीलिम एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। ये 7 पिलर्स की पहचान करें निम्नलिखित में से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और उसमें से आपसे पूछ सकते हैं कौन सा एक पिलर शामिल नहीं है। इस तरह से पूछ सकता है कौन सा पिलर शामिल है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की है भाई 7 पिलर्स। ठीक है, राजा जी सेट एग्जाम्पल ऑफ मेंटल डीकोलोनाइजेशन। प्रेसिडेंट ने हमारा कहा, प्रेसिडेंट हमारी है, उन्होंने कहा है कि राजा जी उदाहरण हैं
औपनिवेशिक मानसिकता जो है उसके विरुद्ध एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण होंगे। दरअसल में राष्ट्रपति भवन में ग्रैंड ओपन स्टेयरकेस के पास में सी राजगोपालाचारी जी की मूर्ति का अनावरण किया गया है, जो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल रहे हैं। माउंटबेटन के बाद जो भारत के गवर्नर जनरल बने वो सी राजा जी ही बने, सी राजगोपालाचारी ही बने। तो इसलिए राजा जी इनको कहा जाता है, शॉर्ट नेम में राजा जी कहा जाता है। यह मूर्ति ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस की मूर्ति की जगह पर लगाई गई है। राजा जी स्वतंत्र भारत के पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। इस अवसर पर राजा जी के परिवार के सदस्य भी मौजूद थे और उसी के दौरान इसको लगाया गया कदम भारत में मानसिक डीकोलोनाइजेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होगा। मानसिक डीकोलोनाइजेशन क्या होता है? मानसिक डीकोलोनाइजेशन उसको बोलते जब किसी क्रिकेट खिलाड़ी को इंग्लिश नहीं आ रहा होता और आप उस पर हंस रहे होते हैं, उसको कहा जाता है कॉलोनाइजेशन। ठीक है, किसी बच्चे को इंग्लिश में बोलना नहीं आ रहा और आप उस पर हंस रहे होते हैं, इसको बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। कोई धोती कुर्ता में दिख जाए तो उस पर हंस रहे होते हैं, ये क्या है? मानसिक रूप से गुलामी है। ठीक है, और क्या है मानसिक गुलामी? यूपीएससी का इंटरव्यू गर्मी महीने में होता है, कोट पैंट बंद गले का टाई पहन करके इंटरव्यू देने जाना, ये भी मानसिक गुलामी है और सरकार के द्वारा उसको रोकना नहीं। बंद गला सूट ठंडे प्रदेशों के लिए बनाया गया है, न कि भारत के लिए। तो ये क्या है? गुलामी है। कोई धोती कुर्ता में बैठा है और कोई सूट पैंट में बैठा है, आप सूट पैंट वाले को जेंटलमैन समझते हैं, ये है मानसिक गुलामी। ठीक है, तो ये मानसिक गुलामी जो है ये समाज में गुथा हुआ है, क्योंकि हम 200 वर्ष गुलाम रहे, तो इसलिए हमारे जहन में वो चीज़ बैठ गया है, जिसमें हम कई बार समझ नहीं पाते हैं कि क्या है। और वकीलों को आपने देखा है काले कलर का कोट पहने हुए भारत देश में, जहाँ पर कर्क रेखा गुजरती, प्रचंड गर्मी पड़ती है। तो ये क्या है? मानसिक गुलामी, और हम उसको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, यह कदम भारत में मानसिक डीकोलोनाइजेशन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल होगा, लेकिन मूर्तियां बदलने से मानसिक डीकोलोनाइजेशन संभव नहीं है। चलिए फिलहाल फिर भी एक कदम है मानसिक डीकोलोनाइजेशन की दिशा में। 2022 में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया। अब राष्ट्रपति भवन के अंदर भी कई सारे प्रतीकों को बदला जा रहा है। जैसे दरबार हॉल पहले नाम था, अशोका हॉल उसको नाम दिया गया। महत्वपूर्ण समारोह व पुरस्कार वितरण दरबार हॉल में होते थे, अब उसको नाम दे दिया गया अशोका हॉल। तो ये तो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, लेकिन अब राजा जी के बारे में हम लोग ज़रा डिटेल में समझेंगे। वो भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल रहे हैं। उनका जन्म 10 दिसंबर 1878 को होसूर तमिलनाडु में हुआ था। वे महात्मा गांधी के सबसे निकट सहयोगियों में से एक थे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता थे। राजा जी एक उत्कृष्ट वकील, लेखक, राजनेता और नैतिक विचारक थे। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट 1920 में गांधी जी के आह्वान पर सक्रिय रूप से भाग लिया। सॉल्ट सत्याग्रह 1930, वेदारण्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री रहे 1937 से 1939। मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास कलकत्ता और बम्बई, 3 प्रेसिडेंसी जो थे ना, उसमें मद्रास प्रेसिडेंसी के यह मुख्यमंत्री भी रहे। उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था बंधुओं। कांग्रेस सरकार में प्रीमियर बने और कई सुधार भी इन्होंने लागू किए थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह, गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी शामिल हुए थे। क्रिप्स मिशन 1942 में कांग्रेस की ओर से वार्ता में सी राजा जी ही शामिल थे। स्वतंत्रता के बाद 1948 भारत के गवर्नर जनरल बने और देश की एकता को इन्होंने मजबूत किया। लेकिन कांग्रेस की जो नीतियां थी, सोशलिस्ट की जो नीतियां थी, देखिए कई बार आपको लगता है कि किसी नेता का विरोध करना बहुत गलत होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। नेहरू जी का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन उनकी नीतियों को इन्होंने जो विरोध किया कि इन्होंने अपनी अलग पार्टी बना दी। नेहरू जी की पॉलिसी थी यूएसएसआर वाला सोशलिस्ट पॉलिसी, जो कि आज अगर हम बैठ करके देखेंगे तो हमें सही लगता है, क्योंकि उसमें भारत की सामाजिक आर्थिक हमारी स्थिति जो थी इतनी मजबूत नहीं थी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को लागू किया जाए।
लेकिन उस समय भी कुछ लोग धुर समर्थक थे कि हमें अमेरिकी जो बाजार व्यवस्था है, कैपिटलिस्ट जिसको कहा जाता है, उसको हमें लागू करना चाहिए, लिबरलाइज करना चाहिए, प्राइवेटाइज करना चाहिए चीज़ों को। इसके कुछ लोग समर्थक थे, जिसमें एक थे डॉक्टर अंबेडकर, एक थे सी राजगोपालाचारी और एक थे हमारे जो जनसंघ के संस्थापक हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो थे। ये सब के सब कहाँ पर थे? तो ये थे कि भाई भारत को सोशलिस्ट नहीं बल्कि कैपिटलिस्ट की ओर शामिल होना चाहिए, जबकि पंडित नेहरू का था कि हमें सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट का मिला जुला स्वरूप जो है मिक्स्ड इकोनॉमी को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। तो चूंकि पॉलिसी पर मतभेद के कारण से इन्होंने नेहरू जी का बहुत डट के मुकाबला किया और इन्होंने अपना एक अलग पार्टी बनाया जिसका नाम स्वतंत्र पार्टी है। और 65 बीपीएससी पेटी में एग्जामिनेशन में स्वतंत्र पार्टी सवाल पूछा जा चुका है मैच करने के लिए। आप देखिएगा 65 या 66 बीपीएससी में स्वतंत्र पार्टी सवाल पूछा जा चुका है। एनसीईआरटी 12th का स्वतंत्र भारत की राजनीति में आपको स्वतंत्र पार्टी के बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाएगा। पॉलिटी, पद व महत्वपूर्ण भूमिकाएं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे, मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री भारत सरकार 1950 से 51, वित्त मंत्री भारत सरकार 51 से 52 के दौरान ये रहे। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो सत्यमेव जयते, रामायण और महाभारत का सरल अंग्रेजी अनुवाद इनका बहुत फेमस हुआ। मतलब कि रामायण और महाभारत बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको सरल अंग्रेजी में अनुवाद जो इन्होंने किया ये इतना फेमस रहा कि बहुत सारी बिकी ये किताबें। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी की आत्मकथा, अन्य नैतिक लेख भी इन्होंने लिखे। इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीता था, इसके बारे में ज़रा डिटेल में हम लोग नीचे पढ़ेंगे। स्वतंत्र पार्टी जो है 1959 में राजा जी ने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की, फाउंडेड द स्वतंत्र पार्टी 1959। यह पार्टी कांग्रेस के समाजवादी नीतियों के खिलाफ थी और इन्होंने नेहरू जी को खरी खोटी सुना दी थी सदन में कि आपकी नीतियां बकवास है, बिल्कुल बर्बाद नीतियां हैं। चीन को लेकर के भी, चीन की नीति को लेकर के पंडित नेहरू को खूब सुनाया इन्होंने। विचारधारा उदारवादी, मुक्त बाजार, निजी उद्यम और कम सरकारी हस्तक्षेप पर आधारित था इनका आइडियोलॉजी। डॉक्टर अंबेडकर का भी यही मानना था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी यही मानना था कि भाई भारत की अर्थव्यवस्था फ्री होनी चाहिए, लेकिन उस समय भारत की अर्थव्यवस्था फ्री करने के लायक नहीं थी। हमारी लिटरेसी रेट 5% थी, हमारे यहाँ पर पॉवर्टी मोर देन 90% था। इसलिए वैसे कंडीशन है, बाजार पर अगर सब कुछ छोड़ दिया जाता तो हमारा हश्र कहीं न कहीं अपने पड़ोसियों जैसा हो जाता। इसलिए सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट का मिक्स स्वरूप जो है अंततः वही लागू किया गया। 1967 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बाद में इसका विलय कर दिया गया। राजा जी के मृत्यु के बाद यह पार्टी खत्म हो गई। सम्मान और विरासत, भारत रत्न 1954 में दिया गया। राजा जी को दक्षिण भारत का गांधी भी कहा जाता है। इनको साहित्य पुरस्कार किस लिए मिला है? तो राजा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1958 में उनकी पुस्तक तमिल रचना चक्रवर्ती तिरुमगन के लिए दिया गया। रचना का नाम चक्रवर्ती तिरुमगन है, भाषा तमिल है, पुरस्कार 1958 है। यह रचना रामायण का एक आधुनिक, सरल और सुंदर तमिल रूपांतरण है। राजा जी ने मूल रामायण की कहानी को अपनी भाषा शैली में बहुत ही सरल, सुंदर और नैतिक रूप से गहरा बना करके लिखा है। पुरस्कार साहित्य अकादमी ने इसे तमिल साहित्य में रामायण की सर्वश्रेष्ठ आधुनिक व्याख्या माना और इसके कारण से इनको पुरस्कार दिया गया। इसे जरूर याद रखिएगा। चक्रवर्ती तिरुमगन दरअसल में रामायण का ही तमिल भाषा में सबसे उत्कृष्ट जो अनुवाद है वो इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंस मिनिस्टर लॉन्च NMP 2.0 सेट्स आई ऑन लगभग में 16.72 लाख करोड़ रुपया एसेट्स का मोनिटाइजेशन किया जाएगा। भारी भरकम शब्द हैं, लेकिन मतलब इसका क्या है? सरकारी संपत्ति को किराए पर चढ़ा करके पैसा कमाना, यही है इसका मतलब। एक आपके पास मान लीजिए कोई एक फ्लैट है, तो आप दो प्रकार से उससे अर्न कर सकते हैं। अगर आप उसमें नहीं रह रहे हैं तो क्या करेंगे? या तो रेंट पर चढ़ा देंगे या तो एक बार में आप सेल कर देंगे, बेच देंगे। तो बेचने से स्वामित्व चला जाएगा आपके हाथों से, जबकि रेंट पर चढ़ाने से क्या होगा? मंथली पैसा आता रहेगा और आपके पास स्वामित्व भी रहता है। तो सरकार का ये जो है ना भारी भरकम लिखा हो एसेट्स मोनिटाइजेशन। तो एसेट्स मोनिटाइजेशन का मतलब यहाँ पर यही है, सरकार की जो भी संपत्ति है उसको रेंट पर चढ़ाओ और पैसा कमाओ। तो पहली बार जब उन्हें 2021 में शुरू किया गया तो काफ़ी अच्छा रहा। बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जिनको बनी बनाई सरकार की संपत्ति औने पौने दाम पर मिल जाती हैं और वो अपना प्राइवेट कंपनियां पैसा बनाती, सरकार को भी थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है।
तो अब 2.0 लाया जा रहा है इसी का, जिसको नाम दिया गया है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ठीक है, ज़रा डिटेल में देखेंगे इसको। मोनेटाइजेशन का मतलब समझ गए होंगे, एसेट्स हैं गवर्नमेंट के, जैसे मान लीजिए रेलवे का कोई एक एसेट्स पड़ा हुआ है, एक होटल पड़ा हुआ है, रेलवे के द्वारा बनाया गया, ठीक है, उसका रेलवे के द्वारा उपयोग अभी नहीं किया जाता। रेलवे ने उसको क्या किया, आपकी कंपनी को सालाना 2 करोड़ रुपए के हिसाब से रेंट पर दे दिया कि आप मुझे 2 करोड़ सालाना दे दो, बाकी आप इस संपत्ति का इस्तेमाल करो। तो उसी प्रकार से किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है इसमें। इसका क्या महत्व है? महत्व ये है कि सरकार की जो पड़ी हुई बहुत सारी एसेट्स हैं जिसका सदुपयोग किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है और उससे अर्न किया जा सकता है। सरकार को 16 लाख करोड़ रुपए प्राप्त होंगे, हमारे डिफेंस बजट का लगभग में 2 गुना। ये कम थोड़ी ना है। वित्त मंत्री ने 23 फरवरी 2026 को नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लॉन्च किया। भारी भरकम शब्द है, मतलब समझ गए होंगे आप सभी। यह योजना 25-26 से 29-30 5 वर्षों के लिए, कितने वर्ष? 5 वर्ष। क्लियर कट होना चाहिए, सब फैक्ट्स पूछे जाते हैं। NMP 2.0 का लक्ष्य क्या है? तो 16.72 लाख करोड़ की सरकारी संपत्तियों को मोनेटाइज, नकदी में बदलना है। यह NMP 1.0 2021-22 से 24-25 के बाद दूसरा चरण होगा, इसीलिए पहला चरण को 1.0 था और 2.0 दूसरा चरण है। 1.0 की उपलब्धि क्या रही? मूल लक्ष्य 6 लाख करोड़ का था, अब तक हासिल 89% उसमें लक्ष्य को हासिल किया गया और लगभग में 5.5 लाख करोड़ हासिल किया गया। यह लक्ष्य 4 वर्षों में पूरा किया गया है। अब NMP 2.0 का लक्ष्य क्या है? तो कुल मोनेटाइजेशन का लक्ष्य 16.72 लाख है। 6 लाख से हम कहाँ पर चले गए? पहले का लक्ष्य 6 लाख करोड़, अब हम कहाँ पर चले गए? 16 लाख करोड़ पर हम लोग चले गए। यह लक्ष्य NMP 1.0 से बहुत बड़ा है। एसेट्स मोनेटाइजेशन प्लान 25 से 30 पर आधारित है। वार्षिक रूप से भी इसमें हमने लक्ष्य तय किए कि 26 में हमें 2.5 लाख करोड़, 27 में 3.5 लाख के आसपास में 3.26, 28 में 3.46, फिर 29 में 3.69 लाख, फिर 30 में 3.81 लाख करीब में हमें कमाना है। ठीक है, ये पर ईयर के हिसाब से इतना हमें सरकार को अर्न करने का लक्ष्य रखा है सरकार ने। फोकस क्षेत्र क्या होगा? तो जो सबसे ज़्यादा रेंट पर चढ़ाया जाएगा वो है हाईवे। नेशनल हाईवे को रेंट पर चढ़ाओ और पैसा कमाओ। लॉजिस्टिक पार्क हैं सरकार के कई सारे, उसको रोपवे को प्राइवेटाइज किया जा सकता है। रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, कोयला, खनिज, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, टेलीकॉम और पर्यटन, इन सभी से सरकार पैसा कमाने वाली है। इन सभी जगहों पर जो भी सरकार का एसेट्स होगा उसको रेंट पर चढ़ाया जाएगा और इसके ज़रिए पैसा कमाया जाएगा। इन क्षेत्रों में PPP मॉडल के जरिए निजी निवेश को भी बढ़ावा दिया जाएगा। NMP 1.0 नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का पहला चरण था, जिसको अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था वित्त मंत्रालय के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य था सरकारी संपत्ति को नकदी में बदलना और बिना उन्हें बेचे सिर्फ उनका उपयोगाधिकार, राइट टू यूज, निजी क्षेत्र को देना। ये पहले ही आपको समझा दिया। पहला योजना आपको जानना चाहिए ना, क्या है पहली योजना। तो वही योजना 4 वर्षों के लिए बनाया गया था। 6.5 लाख करोड़ रुपए अर्न करने का रखा गया था। 89% लक्ष्य को पूरा किया गया और 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का इनकम किया गया। अब इसी की सफलता को देखते हुए 89% का है भाई, तो सही तो है। अब इसी की सफलता को देखते हुए 16 लाख करोड़ के साथ में दूसरा इसका वर्जन लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके ज़रा महत्व को हम लोग देखेंगे। लक्ष्य और उपलब्धि ये सब आपको पढ़ा चुका हूँ मैं। पहले का तरीका क्या था? तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाया गया था, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ कैश फ्लो, स्ट्रेटजिक कॉमर्शियल ऑक्शन, लिमिटेड पीरियड के लिए एसेट्स ट्रांसफ़र बिना बेचे, कि हमने आपको 5 वर्षों के लिए एसेट्स दे दिया है, 5 वर्षों के हिसाब से आप मुझे अर्न करके दे दीजिए, बाकी उससे ज़्यादा के जो अर्न करेंगे वो आपके पास में होगा। महत्व क्या है NMP 1.0 का? तो भारत में एसेट मोनेटाइजेशन की शुरुआत इसी कार्यक्रम ने शुरू किया था। निजी निवेश को आकर्षित किया। इन्वेस्टमेंट, पेंशन फंड, सॉवरेन वेल्थ फंड, संस्थागत निवेशकों को इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने का बहुत बड़ा मौका इससे मिला, जिससे PPP पब्लिक यानी कि सरकार और प्राइवेट यानी कि निजी और पार्टनरशिप यानी कि दोनों ने मिल करके काम किया। नए प्रोजेक्ट के लिए फंड जुटाया गया।
पीपीपी मॉडल को मजबूत किया गया, सामान्य नागरिकों को भागीदारी का मौका मिला। एनएमपी 2.0 की नींव भी एनएमपी 1.0 में ही पड़ा था। एनएमपी 2.0 का महत्व क्या है, तो लक्ष्य काफ़ी बड़ा रखा गया है, लगभग में 3 गुना बड़ा लक्ष्य रखा गया है। विकसित भारत 2047 से जुड़ा हुआ है, उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों पर फोकस किया गया, जैसे हाईवे, लॉजिस्टिक, पार्क, रोपवे, रेलवे, जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं उनके एसेट्स को रेंट पर चढ़ा करके पैसा कमाया जाएगा। निजी निवेश को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा कैपिटल रिसाइकलिंग, पूंजी पुनर्चक्रण, जिस प्रकार से कोई पूंजी है तो उसको रिसाइकल करके फिर से उसको एसेट्स के रूप में बनाना, यानी कि एसेट्स का बार बार उपयोग करके पूंजी क्रिएट करना, इसी को कहा जाता है कैपिटल रिसाइकलिंग। रोजगार और आर्थिक विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में तेज़ी आएगी, ऐसा सरकार ने कहा है। इसे ज़रूर ही याद रखिएगा, यह टॉपिक डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है। तो दोनों लक्ष्य को हमने देखा, महत्व को समझा, योजना क्या है उसे समझा, किन किन क्षेत्रों में कितना कितना वार्षिक रूप से क्या रखा गया है उसे भी समझा हमने। इसके अलावा सी राजगोपालाचारी जी को डिटेल में पढ़ा है, और फिर प्रहार के बारे में मैंने आपको बताया है। प्रहार नीति जो भारत सरकार के द्वारा लाया गया है उसे भी मैंने आपको समझा दिया। आज के 3 मेजर टॉपिक यही थे। एक और टॉपिक था लेकिन मैक्सिको के बारे में है। मैक्सिको में एक कार्टेल के प्रमुख को मार दिया गया, जिसके बाद पूरे मैक्सिको देश को जला दिया उन लोगों ने, कार्टेल के लोगों ने। कार्टेल वहाँ पर इतने मजबूत हैं जितनी वहाँ के आर्म फोर्सेस नहीं हैं। और मैक्सिको के जो राष्ट्र प्रमुख हैं उन्होंने कहा कि हम कार्टेल के खिलाफ, कार्टेल यानी कि क्या बोलूँ मैं, यहाँ के हिसाब से बाहुबली, जिसके बहुत सारे गुर्गे होते हैं, धंधे होते हैं, तो वो हो गया। ठीक है, एक संगठन बहुत बड़ा जो आपराधिक कृत्य करता है। तो वहाँ के जो राष्ट्र प्रमुख हैं, महिला हैं, उन्होंने कहा कि हम कार्टेल के खिलाफ फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते क्योंकि ये मानवाधिकार का उल्लंघन होगा। भगवान बचाए ऐसे नेता से जनता को। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मैक्सिको के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे।